नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत गद्य साहित्य के अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट के ऊपर। इसके पहले हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के ऊपर चर्चा की थी। उम्मीद है कि आप सभी उस वीडियो को जरूर देखे होंगे और भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन से महत्वपूर्ण कथन हो सकते थे उसकी जानकारी हो गई होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट दोनों का मूल्यांकन किस तरीके से किया है और अपने गद्य साहित्य के अंतर्गत इन सभी का क्रम किस आधार पर है। जैसे आप अष्टछाप कवियों का आप क्रम देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिसाब से उसका क्रम रखा है। वैसे परीक्षाओं में कालक्रम अनुसार जीवन क्रम अनुसार पूछा जाता है, लेकिन अष्टछाप कवियों का रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिसाब से क्रम निर्धारित किया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर प्रताप नारायण मिश्र का उल्लेख उन्होंने किया है। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर। दूसरे नंबर पर उन्होंने रखा है, लिखते हैं कि इनके पिता उन्नाव से आकर कानपुर में बस गए थे, जहां प्रताप नारायण जी का जन्म संवत 1913 और मृत्यु संवत 1951 में हुई। तो अगर हम संवत 1913 को ईस्वी में कन्वर्ट करते हैं तो 1856 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1894 ईस्वी में। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र से 6 वर्ष छोटे थे। यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन 10 वर्ष उनसे अधिक जीवित रहे। तो प्रताप नारायण मिश्र का क्रम आप ध्यान में रखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से वो छोटे थे और 10 साल उनसे ज्यादा जीवित रहे। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जो कि कथन के तौर पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं कि ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। ये देखिए, यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये इतने मनमौजी थे। वाक्य पर आपको ध्यान में रखना है कि ये इतने मनमौजी थे कि आधुनिक सभ्यता और शिष्टता की कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों और तमाशों में बंद इक्के पर बैठ जाते दिखाई पड़ते थे। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र मस्तमौले किस्म के आदमी थे। वो एक तरीके से मन के आधार पर चलने वाले थे। आधुनिक सभ्यता और शिष्टता क्या होती है उसका कम परवाह करते थे। कभी लावनी बाजों में जाकर शामिल हो जाते थे, कभी मेलों में, कभी वहां पर जो भी तमाशे हो रहे हैं उनको देखने के लिए बंद इक्के पर जाकर बैठ जाते थे। जिस तरीके से आपने अपने दोस्तों को भी देखा होगा जो मस्तमौले किस्म के होते हैं, मनमौजी प्रकृति के होते हैं, वो भी इसी तरीके के कामों को करते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र भी उसी तरीके के थे। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि प्रताप नारायण मिश्र यद्यपि लेखन कला में भारतेंदु को ही आदर्श मानते थे, पर उनकी शैली में भारतेंदु की शैली से बहुत कुछ विभिन्नता भी लक्षित होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र तो रचना कर्म कर रहे थे, साथ में वो अपने समकालीनों को भी प्रभावित कर रहे थे। तो प्रताप नारायण मिश्र उन्हीं में से एक हैं जो कि भारतेंदु की लेखन कला को आदर्श मानते थे। इसके बावजूद उनकी अहमियत थी, उनका उनका जो भी उनकी अस्मिता थी या फिर पहचान थी वो भी अलग थी। कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ती है। प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी, इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्रायः रहती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि वो लिखते हैं कि प्रताप नारायण जी में विनोद प्रियता विशेष थी। और इसका परिचय उन्होंने ऊपर के पैराग्राफ में कर दिया है कि वो ऐसे थे कि मनमौजेपन के स्वभाव वाले थे। वो ये ध्यान नहीं रखते थे कि कहाँ पर कैसे रहना है, स्वतंत्र तरीके से वो करते थे। ये काम विनोद प्रिय व्यक्ति ही कर सकता है। यानी
हंसमुख, मस्तमौलिक किस्म का आदमी ही कर सकता है। तो उनकी खास विशेषता के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि विनोद प्रियता उनमें विशेष थी। इससे उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा प्राय रहती है। यानी कि भारतेंदु युग के निबंधकारों की बात करें, गद्यकारों की बात करें, तो एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि हंसमुख गद्य लिखने के लिए जाने जाते थे। हंसमुख गद्य लिखने के बहाने वो उस समय की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चीजों को भी सामने लाने का प्रयास करते रहे। तो व्यंग के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द शक्तियों में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंजना का प्रयोग भारतेंदु युग के रचनाकारों ने किया है। और कई बार आपने देखा है कि हंसी मजाक में ही असली बात कह दी जाती है। आप अपने मित्रों के बीच में जब भी चर्चा करते हैं तो मित्र कहते हैं कि ये तो हमने हंसी मजाक में कहा था, लेकिन वो सीरियस बात को कह चुके होते हैं। उसी तरीके के प्रताप नारायण मिश्र भी थे। विनोद प्रियता उनकी खास विशेषता थी और उस विशेषता को अपनाते हुए उन्होंने व्यंग्यपूर्ण वक्रता को केंद्र में रखा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इसके लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, बैसवारे की ग्राम्य कहावतें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रताप नारायण मिश्र का इलाका रहा, जहां उनका जन्म हुआ, उन्नाव या फिर उन्नाव से कानपुर, तो ये वो क्षेत्र है। अगर भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें तो यहाँ पर अवधी बोली बोली जाती है और अवधी बोली की एक खास विशेषता है, उसका एक नाम है जिसको कि हम बैसवाड़ी बोली या फिर बैसवारे के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रताप नारायण मिश्र अपने क्षेत्रीय ग्राम्य कहावतों को भी निबंधों में रखने का प्रयास किया या फिर रचना कर्म में उसको रखा। वो जमीन से जुड़े हुए थे, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि इसके लिए, यानी कि व्यंग्यपूर्ण वक्रता को प्रस्तुत करने के लिए वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे, निसंकोच तरीके से। कैसा ही विषय हो, वे उसमें विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। किसी भी तरीके का विषय हो, वो उसमें कहीं न कहीं विनोद, अपने स्वभाव के अनुसार विनोद और मनोरंजन दोनों को ढूंढ लेते थे। अपना ब्राह्मण पत्र उन्होंने विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। तो बातों ही बातों में यहाँ पर जिक्र कर दिया गया कि प्रताप नारायण मिश्र किस पत्र का संपादन कर रहे थे, उसका नाम है ब्राह्मण पत्र। यानी कि आप देखेंगे कि भारतेंदु युग के जितने भी रचनाकार हैं वो कहीं न कहीं पत्रकार भी थे। ऊपर बताया जा चुका था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र 3 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किए थे। किनका किनका किए थे, आपके मन मस्तिष्क में आ गया होगा। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ते हुए हमें ध्यान में रखना है कि जहां पर वो विनोद प्रियता को मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे थे, व्यंग्यपूर्ण वक्रता को ध्यान में रख रहे थे, साथ में उन्होंने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। ठीक है, कहां से किया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उन्नाव में उनका जन्म जरूर हुआ, बाद में वो कानपुर आ गए थे, तो कानपुर से ब्राह्मण पत्र निकल रहा था और उसकी विषय वस्तु कैसी थी, विविध विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के लिए ही निकाला था। लेख हर तरह के निकालते थे, देश दशा, समाज सुधार, नागरिक हिंदी प्रचार, साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर मिश्र जी की लेखनी चलती थी। यानी कि ब्राह्मण पत्र निकालने के साथ साथ उन्होंने देश की दशा कैसी है, समाज सुधार को लेकर विषय को रखा। साथ में आप देख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र का ध्यान किधर है, नागरी हिंदी प्रचार के तरफ भी है। जिससे नागरी लिपि का हम धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, उसके लिए किन किन लोगों ने संघर्ष किया, ये इतिहास ग्रंथ पढ़ते हुए या फिर वीडियो लेक्चर देखते हुए आप आसानी से समझ जाएंगे। तो नागरी हिंदी प्रचार के लिए भी काफी प्रयास किया प्रताप नारायण मिश्र ने। साथ में साधारण मनोरंजन आदि सब विषयों पर इनकी लेखनी लगातार चलती रही। शीर्षकों के नामों से ही विषयों की अनेक रूपता का पता चलेगा, जैसे घोड़े का लत्ता बिने, कनातन का डौल बांधे, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध, भाव। विषय को देखिए किस तरीके से
शीर्षकों का निर्धारण किया जाता रहा। अगर आप यूपीटीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो एक बार सवाल पूछा जा चुका है, घूरे घूरे का लत्ता बिने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत है, बात मनोयोग, वृद्ध भव। इस तरीके के शीर्षकों पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी शीर्षक किसके द्वारा लिखे गए हैं? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। आगे लिखते हैं कि यद्यपि उनकी प्रवृत्ति हास्य विनोद की ओर ही अधिक रहती थी, पर जब कभी कुछ गंभीर विषयों पर वे लिखते थे तब संयत और साधु भाषा का व्यवहार करते थे। दोनों प्रकार की लिखावटों के नमूने नीचे दिए जाते हैं। अब हमने तो यहाँ पर बता दिया प्रताप नारायण मिश्र के बारे में विस्तार से, लेकिन एक परीक्षार्थी के तौर पर किस तरीके से हमें ध्यान में रखना है उसको भी देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी लिखा कि वो सीधे संयत साधु भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा है। तो दोनों को आपको मिलाकर देखना है कि मिलती जुलती बातें कहाँ कहाँ पर वो कर रहे हैं। कई बार परीक्षा में कंफ्यूजन सा होने लगता है कि किस व्यक्ति के बारे में, किस लेखक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो अभी तक जो हमने चर्चा की है, आपके दिमाग में ये जरूर बैठ गया होगा कि प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं में व्यंग्य वक्रता और हास्य विनोद प्रियता जैसे भाव मौजूद थे। समझदार की मौत है जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है नमूने के तौर पर, उसको हम देखते हैं। लिखते हैं कि सच है सब तय भले हैं, मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथ त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धो आना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेंत मेत में धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खै खै। तो यहाँ पर आप देखिए प्रताप नारायण मिश्र की जो खास विशेषता है विनोद प्रियता, वो आपको दिखाई पड़ रही होगी। समझदार की मौत शीर्षक के अंतर्गत वो लिखते हैं कि सब तय भले हैं, मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, मजे से पराई जमा गपक बैठना, खुशामदियों से गप मारा करना, जो कोई तिथ त्योहार आ पड़ा तो गंगा में बदन धोआना, गंगा पुत्र को 4 पैसे देकर सेंत मेत में धर्म मूरत धर्म अवतार का खिताब पाना, संसार परमार्थ दोनों तो बन गए, अब काहे की है और काहे की खै खै। आफत तो बेचारे जिंदा दिलियों की है, जिन्हें न यो कल न वो कल, जब स्वदेशी भाषा का पूर्ण प्रचार था तब के विद्वान कहते गिरवाण वाणीषु विशाल बुद्धि तथान्य भाषा रसोलुल्पोहम, अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट छाती का पीपल हो रही है, अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा के प्रारंभिक स्वरूप को लेकर भी प्रताप नारायण मिश्र चिंतित हैं, और समझदार की मौत में इस बात का उन्होंने जिक्र भी कर दिया। आखिरी पंक्ति आप देख रहे हैं कि अब आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओं का करकट, जिसको कि ब्रैकेट में उर्दू लिखा है, छाती का पीपल हो रही है, और अब यह चिंता खाए लेती है कि कैसे इस चुड़ैल से पीछा छूटे। यानी कि उर्दू को एक तरीके से वो चुड़ैल से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं, उर्दू भाषा के पक्षधर में नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे एक और शीर्षक है जिसका नाम है मनोयोग। लिखते हैं कि शरीर के द्वारा जितने काम किए जाते हैं उन सब में मन का लगाव अवश्य रहता है, जिनमें मन प्रसन्न रहता है वही उत्तमता के साथ होते हैं, और जो उसकी इच्छा के अनुकूल नहीं होते वह वास्तव में चाहे अच्छे कार्य भी हों किंतु भले प्रकार पूर्ण रूप से संपादित नहीं होते, न उनका कर्ता ही यथोचित आनंद लाभ करता है। इसी से लोगों ने कहा है कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। ये कथन के तौर पर पूछे जा सकते हैं कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छंद रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है, यदि रोका न जाए तो कुछ काल में आलस्य और अकृत्य का व्यसन उत्पन्न करके
जीवन को व्यर्थ एवं अनर्थपूर्ण कर देता है। तो मनोयोग शब्द पर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से मन और शरीर को जोड़ा जाए। इसी के लिए हम योगा भी करते हैं और योगा दिवस भी मनाते हैं, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र, जो कि बताया गया ऊपर कि शीर्षकों के चयन के लिए जाने जाते हैं, और शीर्षकों के जो आप देखेंगे कि उनकी लंबाई भी हो सकती है और कई शीर्षक बहुत छोटे होते हैं, जैसे भाव शब्द का प्रयोग किया गया था ऊपर में, आपने इसको देखा, बड़े शीर्षक भी हैं और छोटे शीर्षक भी हैं। ठीक है, तो मनोयोग में उन्होंने बताया कि मन का लगाव, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें अवश्य रूप से रहता है, और जब मन प्रसन्न रहता है तो उस काम को आप उत्तम तरीके से कर सकते हैं। और मन को शरीर रूपी नगर का राजा भी बताया, और स्वभाव उसका चंचल है। मन का स्वभाव क्या है? चंचल है। जैसे आप ये वीडियो लेक्चर देख भी रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इसको तो मैं किताब से भी पढ़ लेता, यहाँ पर बहुत बड़ी बात क्या बताई जा रही है। आपका मन चंचल है, फिर आप इधर उधर भी देखना शुरू कर दे रहे हैं कि इस लेक्चर को हम बाद में देखेंगे। तो स्वभाव क्या है? मन का चंचल है। उसको जब आप नियंत्रित करते हैं तो उसको हम मनोयोग कहते हैं। इसीलिए कई बार मैं इसको आत्मीय लगाव के रूप में भी कहता हूं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों शीर्षकों में आए हुए कथनों को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि प्रताप नारायण मिश्र ने इसका प्रयोग किया है, और साथ में प्रताप नारायण मिश्र को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण रहा है और कौन से महत्वपूर्ण कथन रहे, उनको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि प्रताप नारायण जी ने फुटकल गद्य प्रबंधों के अतिरिक्त कई नाटक भी लिखे। कलि कौतुक रूपक इनका नाटक है। इसमें पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचकर उनसे सावधान रहने का संकेत किया गया है। संगीत शाकुंतल लावनी के ढंग पर गाने योग्य खड़ी बोली में पदबद्ध शकुंतला नाटक है। भारतेंदु के अनुकरण पर मिश्र जी ने भारत दूरदर्शा नाम का नाटक भी लिखा था। हठी हमीर, रणथंभौर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का वृत्त लेकर लिखा गया है। गो संकट नाटक और कलि प्रभाव नाटक के अतिरिक्त जुआरी खुआरी नामक उनका एक प्रहसन भी है। तो यहाँ पर बताया गया कि जहां पर प्रताप नारायण मिश्र गद्य प्रबंध लिखने में माहिर थे, एक पत्र का उन्होंने संपादन भी किया, उसके अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी लेखनी को आजमाया। कारण क्या था कि इनके जो एक तरीके से पथ प्रदर्शक थे, इनके आदर्श थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखा? नाटक में काम किया। तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ना था, जिसके वजह से इन्होंने कलि कौतुक रूपक लिखा, जिसमें कि पाखंडियों और दुराचारियों का चित्र खींचा और उसे सावधान रहने का एक तरीके से उद्देश्य बताया, फिर संकेत किया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि संगीत शाकुंतल, जो कि लावनी के आधार पर लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना है। और ये क्या है? शकुंतला नाटक पदबद्ध में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का इतना ज्यादा प्रभाव था कि इन्होंने भी भारत दूरदर्शा नाम से एक नाटक लिखा। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि भारत दूरदर्शा नाम से एक ही युग में दो नाटककार हैं, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा और दूसरा प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र ने और नाटक लिखे, जिसमें हठी हमीर का नाम दिया गया और इसमें पात्र के रूप में है अलाउद्दीन। गो संकट नामक नाटक लिखा। इसके अतिरिक्त कलि प्रभाव नाम से नाटक लिखा। जुआरी खुआरी नाम से एक प्रहसन भी लिखा है। तो ये सभी तथ्य आप परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए, जिससे कि प्रताप नारायण मिश्र से अगर किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर परीक्षा हॉल में बढ़त बनाकर रहेंगे। अब बात हम करेंगे बालकृष्ण भट्ट के ऊपर। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर केवल प्रताप नारायण मिश्र पर बात करके आप खत्म कर दिए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यही अंतर हो जाता है कि कैसे किताबों को पढ़ना है। जब आप प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ रहे हैं तो बालकृष्ण भट्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगह जगह पर प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना की है। तो क्यों ना हम उन तुलनाओं को पढ़ते हुए इन दोनों साहित्यकारों को एक बार में पढ़ लें। तो चलते हैं, बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट के ऊपर।
आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को तीसरे नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर भारतेंदु को रखा, दूसरे नंबर पर प्रताप नारायण मिश्र को रखा और तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं बालकृष्ण भट्ट को रखा है। लेकिन अगर आप जन्म काल को ध्यान में रखेंगे तो इन सभी से बड़े पड़ जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में और परलोकवास संवत 1971 में हुआ। यानी कि अगर इसको ईस्वी में देखें तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ। आपको याद आ गया होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कब हुआ और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था। इसका मतलब है कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जो हैं इन दोनों से बड़े थे, सीनियर थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? प्रयाग में हुआ और निधन आप देख रहे हैं कि बताया गया कि सन 1914 ईस्वी में हुआ। एक चीज आप देखेंगे कि भारतेंदु के जो भी समकालीन रचनाकार हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं रही है। जहां पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लगभग 35 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। वहीं प्रताप नारायण मिश्र भी आप देख रहे हैं कि 45 वर्ष के आसपास में जीवित रहे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बालकृष्ण भट्ट थोड़ा ज्यादा दिन तक जीवित रहे। ठीक है, तो प्रयाग में इनका जन्म हुआ। आगे बताया जा रहा है कि ये प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि बालकृष्ण भट्ट विशेषज्ञ किस विषय के थे? संस्कृत के थे। कॉलेज में ये अध्यापक थे। अभी तक हमने प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा, कहीं नहीं ये पता चला कि वो रचना कर्म के अलावा और भी क्या करते थे। लेकिन बालकृष्ण भट्ट पता चल गया कि ये जहां रचनाकार थे वहीं ये पेशे से टीचर भी थे, शिक्षक थे, अध्यापक थे। किसमें? कायस्थ पाठशाला में। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि उन्होंने संवत 1933 में अपना हिंदी प्रदीप गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए ही निकाला था। 1933 संवत की बात की जा रही है। अगर इसको हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1876 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नाम से एक पत्र का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। कहां से किया? प्रयाग से किया था, जिसको कि वर्तमान समय में हम प्रयागराज नाम से जानते हैं। हिंदी प्रदीप का संपादन खास उद्देश्य से उन्होंने किया था, गद्य साहित्य का ढर्रा निकालने के लिए कि किस तरीके से गद्य साहित्य को परिनिष्ठित रूप से किया जाए, जिसमें सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, नैतिक सब प्रकार के छोटे छोटे गद्य प्रबंध ये अपने पत्र में 30 वर्ष तक निकालते रहे। ये बड़ी बात है कि हिंदी प्रदीप जो कि 1876 ईस्वी के आसपास में प्रकाशित करना शुरू किए प्रयाग से, इलाहाबाद से, और उस पत्र में सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक और नैतिक सभी प्रकार के विषयों पर गद्य प्रबंध इन्होंने 30 वर्ष तक निकालने का प्रयास किया था। ये तथ्य यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि मिश्र जी के समान भट्ट जी भी स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा है। तो देखिए यहां पर तुलना होना शुरू हो गई कि प्रताप नारायण मिश्र के समान बालकृष्ण भट्ट भी जगह जगह पर कहावतों का प्रयोग करते थे। अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए, इसी वीडियो लेक्चर में हमने बताया कि प्रताप नारायण मिश्र बैसवारे की ग्राम्य कहावतों का प्रयोग करते थे और बेधड़क तरीके से शब्दों को रखते थे। इसका प्रभाव बालकृष्ण भट्ट के ऊपर भी पड़ा था। उसी तरीके से बालकृष्ण भट्ट भी जगह जगह पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर कुछ अधिक रहा। अब आपके मन में आना चाहिए कि क्या मुहावरे और कहावतों में, कहावतों को हम लोकोक्ति भी कर सकते हैं, इनमें क्या अंतर हो सकता है? एक खास अंतर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि मुहावरे में आप देखें कि अंत में ना शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, और लोकोक्तियों में आप देखेंगे कि उस लोक के जीवन अनुभव के आधार पर जो भी अनुभव होता है उसको शब्दबद्ध कर दिया जाता है। जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये क्या है? लोकोक्ति है। और मुहावरे में आप देखेंगे कि 9 2 11 होना, ना शब्द का प्रयोग हो गया,
यानी कि फरा भाग जाना, इस तरीके से। तो यहाँ पर बड़ा ही सूक्ष्म अंतर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां प्रताप नारायण मिश्र कहावतों पर जोर देते थे, वहीं बालकृष्ण भट्ट मुहावरों पर जोर देते थे। कितना सूक्ष्म अंतर है। वैसे हमारे जीवन में, परीक्षार्थियों के जीवन में मुहावरे और लोकोक्ति दोनों लगता है कि मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर आप ARO या फिर मेंस देने जाते हैं तो वहां पर पूछ लिया जाता कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, और उदाहरण सहित क्लियर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा सा मैंने अंतर बताया। बाकी इस स्टोरी और जो मैंने समय लिया है, इसलिए लिया है कि प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को आप समझ गए होंगे उनकी शैली कैसे एक दूसरे से भिन्न है। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि व्यंग्य और वक्रता उनके लेखों में भी भरी रहती है और वाक्य भी कुछ बड़े बड़े होते हैं। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने कभी नहीं किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। समझा बुझाकर के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्राय लिख जाते थे। तो यहां पर बताया गया कि जो खड़ी बोली के आदर्श होने चाहिए, जिसको लेकर प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र काम कर रहे थे, उतना निर्वहन बालकृष्ण भट्ट ने नहीं किया, बल्कि उनकी शैली में पूर्वी का प्रयोग ज्यादातर मिलता है। और यहाँ पर उदाहरण दिया कि समझा बुझा के स्थान पर समझाए बुझाए वे प्राय लिख जाते थे। उनके लिखने के ढंग से यह जान पड़ता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं। स्थान स्थान पर ब्रैकेट में घिरे एजुकेशन इत्यादि अंग्रेजी शब्द पाए जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का एक खास निबंध आप पढ़ें, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस तरीके से एक उनका निबंध है। तो यहाँ पर उस निबंध को भी पढ़ेंगे तो कई जगहों पर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वे अंग्रेजी पढ़े लिखे नवशिक्षित लोगों को हिंदी की ओर आकर्षित करने के लिए पूर्वी का प्रयोग करते थे और ब्रैकेट में अंग्रेजी के शब्दों को भी लिख जाते थे। इसी प्रकार फारसी अरबी के लफ्ज ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। यहां पर देखिए बड़ी बात कही जा रही है कि फारसी अरबी के शब्द ही नहीं, बड़े बड़े फिक्रे तक यानी वाक्य तक भट्ट जी अपनी मौज में आकर रखा करते थे। इस प्रकार उनकी शैली में एक निरालापन झलकता है। प्रताप नारायण के हास्य विनोद से भट्ट जी के हास्य विनोद में यह विशेषता है कि वह कुछ चिड़चिड़ाहट लिए रहता था। यानी प्रताप नारायण मिश्र का जो हास्य विनोद है, विनोद प्रियता है, और भट्ट जी की जो विनोद प्रियता है, उसमें अंतर भी बताया जा रहा है। जहां प्रताप नारायण मिश्र की विनोद प्रियता में चिड़चिड़ाहट नहीं है, वहीं भट्ट जी की विनोद प्रियता में क्या है, चिड़चिड़ाहट है। पद विन्यास भी कभी उसका बहुत ही चोखा और अनूठा होता था। यहाँ पर देखिए ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि चिड़चिड़ाहट है तो उसमें चोखापन मतलब तीव्रता, तीखापन और अनूठा दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना किस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं, इन वाक्यों को आप जरूर ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में आपको यही वाक्य विकल्पों के रूप में दिखाई पड़ जाए। तो जो विद्यार्थी यहाँ ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे वो आराम से एग्जाम में कर लेंगे। आगे लिखते हैं कि अनेक प्रकार के गद्य प्रबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, पर सब छोटे छोटे। वे बराबर कहा करते थे कि न जाने कैसे लोग बड़े बड़े लेख लिख डालते हैं। मुहावरों की सूझ उनकी बहुत अच्छी थी। आंख, कान, नाक आदि शीर्षक देकर उन्होंने कई लेखों में बड़े ढंग के साथ मुहावरों की झड़ी बांध दी है। एक बार वे मेरे घर पधारे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जन्म कब हो गया, 1884 ईस्वी में हो गया। और जब ये इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बालकृष्ण भट्ट और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, और लिखते लिखते उनको याद आ गया कि एक बार वे मेरे घर पधारे थे, मतलब शुक्ल जी के घर
जाने का मौका मिला था बालकृष्ण भट्ट को, तो लिखते हैं कि मेरा छोटा भाई आंखों पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछा, भैया आंख में क्या हुआ है? उत्तर मिला, आंख आई है। ये चट बोल उठे, भैया यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो देखिए किस चतुराई के साथ तुरंत विषय को निर्धारित कर लेना होता है। बालकृष्ण भट्ट उसमें पारंगत थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बालकृष्ण भट्ट आंख, कान, नाक आदि शीर्षकों को देकर कई लेख लिखे थे और शुक्ल जी ने अपना एक संस्मरण भी इसी में रख दिया है कि उनके छोटे भाई की आंख आई थी। आजकल तो हम वैज्ञानिक भाषा में बोल देते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन आज के अगर 20 साल पहले आप जाएंगे तो जब आंख लाल होती थी तो लोग बोलते थे कि आंख आ गई है। हमारे कई यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े होंगे जो कि इस बात से सहमत होंगे कि लोग उस व्यक्ति की तरफ देखते नहीं थे कि मेरी भी आंख आ जाएगी, मतलब इन्फेक्शन ही वो होता था। तो यहाँ पर प्रचलन था उस जमाने में। आप देखें कि पूर्वांचल इलाके से ही जुड़े थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से थे, तो इलाहाबाद और वाराणसी की दूरी बहुत इतना ज्यादा नहीं है, तो एक दूसरे से इनका मिलन भी हुआ था और वहां पर बालकृष्ण भट्ट ने छोटे भाई की आंख को आए हुए देखने के बाद क्या बोल दिया कि यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। इसी तरीके से आप देखेंगे एक कविता है केदारनाथ सिंह की, उन्होंने लिखा है कि जाना एक खौफनाक क्रिया है। ठीक है ना, इस चीज को आप देखिएगा। जाना शब्द क्या है? बहुत ही दर्दनाक या फिर खौफनाक क्रिया के रूप में केदारनाथ सिंह ने देखा है। तो कहीं न कहीं अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों से लोग कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं और फिर एक क्रिएटिव वर्क कर देते हैं, रचनात्मक कार्य कर देते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि अनेक विषयों पर गद्य प्रबंध लिखने के अतिरिक्त हिंदी प्रदीप द्वारा भट्ट जी संस्कृत साहित्य और संस्कृत के कवियों का परिचय भी अपने पाठकों को समय समय पर कराते रहे। क्योंकि बालकृष्ण भट्ट संस्कृत के विद्वान थे, तो इसका प्रभाव उनके लेखों में भी और खास तौर से हिंदी प्रदीप में दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं और आपने इसको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे। लिखते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। ये देखिए कथन इतना दूर इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। भले आपने वन लाइनर किताबों को अपने पास रखा होगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचनाकार पर करते हुए लिखा है। प्रताप नारायण मिश्र के समय जिक्र करते हुए नहीं लिखा है, बल्कि बालकृष्ण भट्ट का जब जिक्र कर रहे हैं और दोनों की तुलना करते हुए उन्होंने बात की कि प्रताप नारायण मिश्र एडिसन और बालकृष्ण भट्ट स्टील। सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको एडिसन कहा है और किसको स्टील कहा है। तो जो विद्यार्थी नहीं ध्यान देकर जाते हैं उनके लिए प्रश्न पहाड़ की तरह हो जाता है, और जो ध्यान देकर जाते हैं वो तुरंत इसका सही जवाब बता देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रताप नारायण मिश्र एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को उन्होंने स्टील कहा है। और कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भट्ट जी की लिखावट के दो नमूने देखिए। जिस तरीके से उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र के नमूनों को दिखाया, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के बारे में भी बता रहे हैं। कल्पना नामक एक शीर्षक दिया गया है, उसमें क्या उन्होंने लिखा है देख लेते हैं। लिखते हैं, यावत मिथ्या और दरोग की किबले गा, इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है। अनुमान करते करते हैरान गौतम से मुनि गौतम हो गए। कणाद तिनका खा खा कर किनका बिनने लगे, पर मन की मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे।
यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं सब कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है, अतएव हेय है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट ने कल्पना विषय यानी शीर्षक पर किस तरीके से दार्शनिकों को आधार बनाते हुए अपनी बात को रखा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि पढ़ने के बाद पैराग्राफ को पढ़ने के बाद कहीं न कहीं उसमें हास्य विनोद का भी पुट लगा हुआ है। ठीक है, अगला जो शीर्षक है यहाँ पर है आत्मनिर्भरता। सवाल पूछा भी जाता है कि आत्मनिर्भरता नामक निबंध किसने लिखा है, तो बालकृष्ण भट्ट ने। लिखते हैं, इधर 50-60 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के अमन चैन का फायदा पाए हमारे देश वाले किसी की भलाई की ओर न झुके, वरन 10 वर्ष की गुड़ियों का ब्याह कर पहले से डेढ़ी दूनी सृष्टि अलबत्ता बढ़ाने लगे। हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए। आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कुबते बाजू पर भरोसा रखने वाला, पुष्ट वीर्य, पुष्ट बल, भाग्यवान एक संतान अच्छा है। देखिए वर्तमान समय में हमारे सरकार द्वारा योजनाएं भी लागू की गई हैं कि आत्मनिर्भर भारत। बहुत पहले ही आत्मनिर्भरता पर बालकृष्ण भट्ट ने लिख दिया था और इसीलिए ऐसे रचनाकारों को हम दूरदर्शी रचनाकार या फिर कालजयी रचनाकार के तौर पर देख सकते हैं। जनसंख्या को लेकर यहाँ पर कहा कि हमारे देश की जनसंख्या अवश्य घटनी चाहिए, इसको लेकर भी बहुत चर्चा की जाती है। अभी जब मैं ऐसे वीडियो लेक्चर पर बात कर रहा हूँ तो आज 9 जुलाई है, लेकिन इसके 2 दिन बाद आप देखेंगे कि हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाएंगे और उसमें जनसंख्या किस तरीके से नियंत्रित की जाए और ढेर सारी चीजों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता पर चर्चा करते हुए बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि अंग्रेजी राज के बारे में लिखा है, फिर जनसंख्या को ध्यान में रखा है, फिर आत्मनिर्भरता में दृढ़, अपने कुबते बाजू पर भरोसा रखने वाले, पुष्ट वीर्य, पुष्ट बल, भाग्यवान एक संतान अच्छा है, इस पर जोर दिया है। आगे है कि कुकर सूकर से निकम्मे, रग रग में दास भाव से पूर्ण, परम भाग्योपजीवी दास किस काम के। तो ये कथन भी आप ध्यान में रखिए कि बालकृष्ण भट्ट का है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि निबंधों के अतिरिक्त भट्ट जी ने कई छोटे मोटे नाटक भी लिखे हैं। यानी कि आप देखेंगे ये जो नाटक विधा है भारतेंदु युग की एक खास विधा रही। भारतेंदु तो नाटक सर्वाधिक रूप से लिखे ही, साथ में उनके समकालीनों ने लिखा। अलग अलग भले गद्य प्रबंध लिखने का प्रयास किया लेकिन नाटक भी लिखे हैं। उसमें भट्ट जी भी इसे अछूते नहीं रहे, ये भी इन्होंने भी लिखने का प्रयास किया है। क्या लिखा? शुक्ल जी लिखते हैं कि जो क्रमशः उनके हिंदी प्रदीप में छपे हैं, जैसे कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्त की पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक बंग भाषा के 2 नाटकों के अनुवाद भी निकाले थे। आप लोगों को भी याद आ गया होगा कि जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर कलिराज की सभा नाटक की चर्चा की गई थी, रेल का विकट खेल नाटक की चर्चा की गई थी, लेकिन वहां पर बालकृष्ण भट्ट नहीं बल्कि कुछ दूसरे नाटककारों की बात की गई थी। आप जरूर वहां पर देखिए। तो दोनों रचनाकारों को आप ध्यान में रखिए। जिस ऑप्शन में कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल शीर्षक से प्रश्न पूछा जाए और उसमें बालकृष्ण भट्ट का नाम हो तो उसका उत्तर देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर विवादित लग रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र में जब हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ दूसरे नाटककारों का वहां पर नाम था। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थोड़े से उलझ से गए होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र में कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल किसके नाटक के तौर पर बताए गए हैं, और यहाँ पर तो सीधे सीधे बताया गया कि उनके हिंदी प्रदीप में कौन कौन से नाटक छपे थे। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह नाटक, चंद्रसेन नाटक। एक चीज और दिखाई पड़ सकती है यहाँ पर, या फिर हम उसको मान सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट इन नाटकों को हिंदी प्रदीप में छापा, यानी कि मौका दिया कि आप लोग लिखिए और हम इसमें छापते हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने कुछ नाटकों के अनुवाद भी किए हैं, जिसमें माइकल मधुसूदन दत्त के पद्मावती और शर्मिष्ठा का बंग भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है। और यहाँ पर आखिर में बताया गया कि संवत 1943 यानी 1886 ईस्वी में भट्ट जी ने लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना भी और पत्रों में उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा देखकर की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी आलोचना में भी अपने हाथ को आजमाया और लाला श्रीनिवास दास के एक नाटक की उन्होंने सच्ची समालोचना नाम से आलोचना की या फिर उसका मूल्यांकन किया। यह भी तथ्य परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह सवाल के रूप में आया है। तो सन 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की का मूल्यांकन या फिर समीक्षा सच्ची समालोचना नाम से उन्होंने किया था। समालोचना भी कैसी हो? सच्ची हो। क्यों किया था? क्योंकि उस समय के अलग अलग पत्रों में संयोगिता स्वयंवर का लोगों ने बहुत ही प्रशंसा किया था। कोई आलोचना नहीं किया, गुण और दोष के बारे में नहीं बताया, बल्कि बताया कि बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। इसलिए इनको लगा कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए कि क्या इसमें कमी रही है, क्या इसमें अच्छाई रही है। उसी वर्ष उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने भी बहुत ही विस्तृत समालोचना अपनी पत्रिका में निकाली थी। इस दृष्टि से सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए। बात अभी हो रही थी प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक सूत्र छोड़ दिया है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अब उन्होंने बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी की आलोचना दृष्टि पर बात करना शुरू कर दिया कि बालकृष्ण भट्ट जहां पर गद्य प्रबंध लिखे, उन्होंने प्रताप हिंदी प्रदीप नाम से पत्र का संपादन किया, लेकिन आलोचना में भी अपना हाथ आजमाया। और आलोचना किसकी की? संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना नाम से। इसी को ध्यान में रखते हुए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भी विस्तृत समालोचना की। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की एक पत्रिका है जिसका जिक्र हम जब चौधरी पर करेंगे तो बताएंगे। और अंत में जो आखिरी वाक्य आप देख रहे हैं, बताया गया कि इस दृष्टि से देखा जाए तो आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले इन्हीं दो लेखकों को समझना चाहिए। किन दो लेखकों को? बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो मान लीजिए कि बदले हुए पैटर्न पर सवाल पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो लेखकों को हिंदी में आलोचना का सूत्रपात करने वाला माना है, तो उसमें बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का नाम हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और फिर प्रताप नारायण मिश्र का, 3-4 लोगों का नाम हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा सही? भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में लिखते हैं, चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात ब्राह्मण वंश में भाद्र कृष्ण 6 संवत 1912 को और मृत्यु फाल्गुन शुक्ल 14 संवत 1979 को हुई। उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। परिचय आप देखिए आचार्य शुक्ल ने किस तरीके से बद्रीनारायण चौधरी का दिया हुआ है कि उनका जन्म मिर्जापुर जिले में हुआ था, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर है। और जैसे ही मैंने मिर्जापुर कहा तो आपको एक वेब सीरीज भी याद आ गई होगी। आजकल बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के जन्म से जितना मिर्जापुर फेमस नहीं है, उससे ज्यादा फेमस उस वेब सीरीज से है, यानी कि वो वही जगह है जहां पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ था। और लिखते हैं शुक्ल जी कि इनका जन्म अभिजात ब्राह्मण वंश में हुआ था, यानी कि ब्राह्मण वंशों में भी कैटेगराइजेशन है कि कौन अभिजात है और कौन से नीचे है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन बताया जा रहा है कि अभिजात ब्राह्मण वंश में संवत 1912, यानी कि इसको आप ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे 57 घटा के तो आ जाएगा। और निधन हो गया 1979 संवत में, यहां भी 57 घटाना है क्योंकि अभिजात वर्ग से इनका संबंध था, ब्राह्मण वंश से थे। तो शुक्ल जी को लिखना पड़ता है कि उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी। ये देखिए, इस वाक्य को आपको ध्यान में रखना है
कि यूं ही इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया है। आपने इसके पहले भारतेंदु को पढ़ा, प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ा, जो कि वो भी ब्राह्मण वंश से रिलेटेड है, लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा कि उनकी हर एक बात से रईसी टपकती थी, बल्कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में लिखा है। इस कथन को आप जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि बातचीत का ढंग उनका बहुत ही निराला और अनूठा था। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। तो इससे आपके दिमाग में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का स्वभाव आना शुरू हो गया होगा कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत मनमौजी किस्म के थे, मस्तमौला थे, विनोद प्रियता उनकी खास विशेषता थी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है, ये रईसी इनकी बातों से टपकती थी और उनके बातचीत करने का जो ढंग था बहुत निराला था और अनूठा था। यानी कि श्रोताओं को वो अपने बातों में या फिर बातचीत करने के ढंग में उसको कस लेते थे या फिर अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण वाक्य उनके मुंह से निकलते थे। वक्रतापूर्ण की जब भी बात आती है तो आपको उद्धव गोपियों का संवाद जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वहां पर गोपियां भी वक्रतापूर्ण बात ही करती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा इसी तरीके से जोड़ कर देखना है ताकि परीक्षाओं में आप शब्दों से कैच कर लें कि इसका उत्तर क्या होगा, और वो आप इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कभी कभी बहुत ही सुंदर वक्रतापूर्ण यानी कि व्यंजनापूर्ण बात करते थे, उनके मुंह से निकल जाते थे। लेखन कला के उनके सिद्धांत के कारण उनके लेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि बातचीत करने का ढंग बद्री नारायण का अलग था, लेकिन जब वो लिखते थे तो थोड़ा उसमें अंतर दिखाई पड़ता था, वो विशेषता उसमें नहीं मिलती थी। यहाँ पर एक तथ्य बताया गया कि वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे। अभी तक हमने इसके पहले 2-3 गद्यकारों को पढ़ा, उसमें कहीं नहीं बताया कि भारतेंदु के फला मित्र थे, बल्कि बताया गया कि भारतेंदु से प्रभावित जरूर थे, आदर्श के रूप में मानते थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। इतना प्रभावित थे कि ड्रेस सेंस जो था एकदम से भारतेंदु की कॉपी करते थे। अब आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि दोनों के पिक्स को आप देखें। आजकल जमाना डिजिटल है, आप चाहें तो भारतेंदु का और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के आप पिक्स को देख सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान में रखना है कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस इतिहास ग्रंथ को लिख रहे थे तो उस जमाने में सोशल मीडिया, इंटरनेट इत्यादि नहीं था। फिर भी इस लेखन के माध्यम से जरूर वो बता दिए कि भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और उनकी कॉपी करते थे। कॉपी लेखन में नहीं बल्कि उनके रहन सहन, वेशभूषा में करते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखते हैं कि उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य है, परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि कलम की कारीगरी समझने वाले भारतेंदु युग के कौन से लेखक थे। तो वो कौन है? चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि उनकी शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करते थे, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्यों में उलझा रह जाता था। एक खास विशेषता यह भी रही कि वो इतने पेचीले मजमून यानी वाक्य बनाते थे कि जिसको पाठक पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ निकालने में ही उलझ जाता था। यानी कि इनकी शैली बहुत आसान या फिर इजी आपको नहीं मिलेगी। आगे आपको उदाहरण भी मिलेगा यहाँ पर। लेकिन आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक चीज ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन जो है, कलम की कारीगरी समझने वाले, ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे, इन शब्दों को आप अपने ध्यान में रखिए कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में उन्होंने कहा है। आगे लिखते हैं कि अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। किसी बात को साधारण ढंग से कहे जाने को ही वे लिखना नहीं कहते थे। इसीलिए इनके कथनों में आप देखेंगे कि वक्रतापूर्ण वाक्य है,
उनका ये कहना था कि साधारण ढंग से अगर कोई बात कही जा रही है तो वो सटीक नहीं है, बल्कि उसमें कुछ वक्रता होनी चाहिए। वे कोई लेख लिखकर जब तक कई बार उसका परिष्कार और मार्जन नहीं कर लेते थे तब तक छपने नहीं देते थे। ये भी इनकी खास विशेषता है। ये विशेषता आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई पड़ेगी, लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उनसे पहले ही इस तरीके का प्रयास कर चुके थे। वो अपना ही लिखा हुआ कई बार पढ़ते थे, उसका परिष्कार करते थे, उसका मार्जन करते थे, तब उनको लगता था कि ये छापा जा सकता है। आपको याद आने लगा होगा, अगर विद्यार्थी पीएचडी वाले यहाँ पर जुड़े होंगे तो इस अनुभूति से वो भली भांति अपने को जोड़ सकते हैं कि जब वो थेसिस लिखते हैं तो एक से अधिक बार उसका परिष्कार मार्जन करना पड़ता है। और जो विद्यार्थी मेहनत से लिखते हैं उनके लिए, और कोई विद्यार्थी कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो तो परिष्कार और मार्जन को एक बोझ के रूप में देखते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अपने ही लेख को कई बार परिष्कृत करते हैं, परिमार्जित करते हैं। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि भारतेंदु के वे घनिष्ठ मित्र थे, पर लिखने में उनके उतावलेपन की शिकायत अक्सर किया करते थे। ये देखिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भले भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे, लेकिन वो बार बार भारतेंदु हरिश्चंद्र के उतावलेपन की शिकायत करते थे। वो कहते थे कि बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे उसे यदि एक बार और देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जमाना था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को सभी गद्यकार अपना आदर्श मानते थे, उनको फॉलो करते थे और उनको एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आप देख रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र लगातार खाली लेखन कार्य कर रहे हैं, रचना कर्म कर रहे हैं, और अपने जो भी उसमें कमियां हैं उसको थोड़ा सा सुधार लेते तो ये सुडौल और सुंदर हो सकता है। अगर आज में डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो लगातार केवल वीडियो बनाकर डाल देने से नहीं होता है, बल्कि आपको कंटेंट पे ध्यान देना जरूरी है। आप उसका बार बार परिष्कार कीजिए, उसका मार्जन कीजिए और उसको देखिए कि ये कितना उपयोगी है। नहीं तो आप देखेंगे कि कम समय में हजारों वीडियोज बनाई जा सकती हैं। तो इन लोगों से ये चीजें सीखनी भी हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने नोट्स बना लिया तो जीवन भर के लिए रामबाण हो गया, बल्कि आप उसमें परिष्कार और मार्जन करते रहिए। आज के वीडियो लेक्चर से आपको यही सीखना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन से कि किसी भी चीज को आप अंतिम मानकर मत चलिए, उसमें हमेशा संशोधन, उसको और सुडौल और सुंदर बनाते रहिए। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु को सलाह देते हुए नजर आते हैं कि आप अपने उतावलेपन को छोड़िए, बल्कि आप जो भी रचना कर्म किए हुए हैं उसको एक बार रिवाइज करने का प्रयास जरूर कीजिए। लिखते हैं कि एक बार उन्होंने मुझे कांग्रेस के 2 दल हो जाने पर एक नाटक लिखने को कहा। मैंने जब लिख कर दिया तब उसके किसी वाक्य को पढ़कर ये कहने लगे, इसे यूं कर दीजिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना भी परिचय बीच में दे रहे हैं कि एक बार वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आपको ध्यान रखना है कि 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हो चुका था और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आगे तक रहे, यानी कि एक दूसरे से इनकी मुलाकात भी हुई। इसके पहले आपने बालकृष्ण भट्ट वाले वीडियो में भी देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके परिचय को बताया था कि परिचित थे एक दोनों दूसरे से। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे एक नाटक लिखने को कहा था उन्होंने, और एक वाक्य इनका पकड़ लिया और सुधार करते हुए क्या कहा, देखिए इस वाक्य को आप ध्यान में रखिए। दोनों दलों की दलादली में दलपति का विचार भी दलदल में फंसा रहा। अक्सर कहा जाता है कि जो भारत में अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में दलदल मतलब कई दल हैं, उसको दलदल कहा जाता है, जिसमें कि जो जनता या फिर मतदाता है वो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर पंक्तियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ना कोई इसमें अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार इसमें ज्यादातर दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं कि भाषा अनुप्रासमयी और चुहचुहाती हुई होने पर भी उनका पद विन्यास व्यर्थ के आडंबर के रूप में नहीं होता था। उनके लेख अर्थगर्भित और सूक्ष्म विचारपूर्ण होते थे। लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। ये देखिए यहाँ पर
अनुप्रास को तो ध्यान में रखिए ही, साथ में इसको ध्यान में रखिए कि लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, और न सिर्फ नवाबों का शहर कहा जाता है बल्कि तहजीब इत्यादि का भी शहर कहा जाता है। जो वहाँ की भाषा है, बोली है, हिंदुस्तानी जो सामंजस्य की वहाँ की संस्कृति रही है, उसको जोड़ते हुए यहाँ पर कहा गया कि लखनऊ की उर्दू का जो आदर्श था वही उनकी हिंदी का था। किसके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का। तो हो सकता है कि एग्जाम में आगे यही वाक्य पूछ लिया जाए कि किस गद्यकार के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर धैर्य रखकर इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो तुरंत इसका आंसर बता देंगे। बाकी परीक्षा के बाद आएंगे और खोजने लगेंगे कि ये किसके बारे में कहा गया था, जबकि इसके बारे में हमने पहले ही आप सभी को अलर्ट कर दिया है, आगाह कर दिया है। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि चौधरी साहब ने कई नाटक लिखे हैं। भारत सौभाग्य कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए सन 1888 में लिखा गया था। यह नाटक विलक्षण है। अब बार बार एक चीज देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की चर्चा करते हुए विलक्षण शब्द पर काफी जोर दे रहे हैं। और यहाँ पर बताया कि नाटक तो बहुत लिखा है इन्होंने, लेकिन जो भारत सौभाग्य नाम का नाटक है ये कांग्रेस के अवसर पर खेले जाने के लिए 1888 में लिखा गया था। अब ये कांग्रेस का अवसर क्या है? जैसा कि आपने जीएस इत्यादि पढ़ा होगा, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और उसके 3 साल के बाद भारत सौभाग्य नाम से नाटक लिखा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। लिखते हैं कि पात्र इतने अधिक और इतने प्रकार के हैं कि अभिनय दुस्साध्य ही समझिए। भाषा में भी रंग बिरंगी है। पात्रों के अनुरूप उर्दू, मारवाड़ी, बैसवाड़ी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब कुछ मिलेगी। आप देखिए, भारत सौभाग्य नाटक तो लिख दिया गया, लेकिन इतने अधिक पात्र हो गए और अलग अलग भाषा भाषी पात्र हो गए कि इसके अभिनय जो फिल्मांकन है उसको समझना बहुत कठिन हो गया। यानी कि रंगमंच पर प्रस्तुति भी कठिनाई के साथ की जा सकती थी। हालांकि आप जानते हैं कि रंगमंच के दृष्टिकोण से जयशंकर प्रसाद के नाटक दुस्साध्य या कठिन माने जाते हैं, लेकिन इधर चौधरी प्रेमघन ने भी जो लिखा उसमें भी रंगमंचीयता के दृष्टिकोण से कठिनाई दिखाई पड़ रही। कारण क्या है कि पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और पात्र हैं भी तो अलग अलग भाषा के हैं। यहाँ पर लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे कि नाटक की कथा वस्तु है बद इकबाल हिंदी की प्रेरणा से सन 1857 का गदर, अंग्रेजों के अधिकार की पुनः प्रतिष्ठा और नेशनल कांग्रेस की स्थापना। नाटक के आरंभ में दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के पै धन विदेश चली जाए, यह अतिख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। और आप देख रहे हैं कि ये वही वक्त है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाम से नाटक लिखा और उसके 7-8 साल के बाद प्रेमघन ने भारत सौभाग्य नाम से नाटक लिखा। राजनीतिक सामाजिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी पकड़ने की कोशिश इन नाटकों में की गई है। और कहीं न कहीं सभी गद्यकार अपने समकालीन रचनाकारों से परिचित भी थे। कौन अपनी रचना में क्या लिख रहा है, क्या उसकी विषय वस्तु है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाटक के आरंभ के दृश्यों में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, यानी कि वो यहाँ से जा चुकी हैं। और इससे जोड़ा कहां से गया है कि पै धन विदेश चली जात, यही अतिख्वारी, यानी लक्ष्मी को धन से जोड़ दिया गया है और भी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। आगे लिखते हैं उनके एक और नाटक की चर्चा करते हुए कि प्रयाग रामागमन नाटक में राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर आतिथ्य ग्रहण है। प्रयाग रामागमन किसका नाटक है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपको ध्यान में रखना है कि वो रहने वाले मिर्जापुर के हैं और इसके पहले हमने चर्चा की थी बालकृष्ण भट्ट के बारे में जो कि प्रयागराज से थे। तो प्रयाग रामागमन कौन लिखा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें क्या है कि राम का भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर उनका जो स्वागत किया गया है, आतिथ्य ग्रहण है। इसमें सीता की भाषा ब्रज रखी गई। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हम लोग जो भी राम के जीवन पर आधारित रचनाओं को पढ़े हैं, जैसे कि रामचरितमानस, उसकी भाषा अवधी है, लेकिन यहाँ पर प्रयाग रामागमन में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने एक प्रयोग किया है, उसमें सीता ब्रज में बात कर रही है। इसके अतिरिक्त है वीरांगना रहस्य महानाटक,
यानी कि वेश्या विनोद महानाटक, दुर्व्यसनग्रस्त समाज का चित्र खींचने के लिए उन्होंने संवत 1943 से ही उठाया और थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर अपनी आनंद कादम्बिनी में निकालते रहे। इतनी बातों के बाद आपको एक और तथ्य मिला कि आनंद कादम्बिनी का संपादन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कर रहे थे। और कहां से कर रहे थे? मिर्जापुर से। ये सब तथ्य आप पहले से भी जानते होंगे और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपका रिवाइज हो गया होगा। तो अपनी पत्रिका निकालने के साथ साथ उसमें अपने कुछ कुछ रचनाओं को भी धारावाहिक रूप में छापते रहे। लेकिन शुक्ल जी लिखते हैं कि पर पूरा न कर सके। भारतेंदु के रचनाकारों को देखेंगे, कुछ उनकी रचनाएं अधूरी रहती। भारतेंदु की भी देखेंगे और यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की भी जो रचना है वेश्या विनोद महानाटक, ये अपूर्ण ही है। आगे लिखते हैं कि इसमें जगह जगह श्रृंगार रस के श्लोक, कवित्त, सवैये, गजल, शेर इत्यादि रखे गए, यानी कि प्रयोग भी किया गया है। आगे लिखते हैं कि विनोदपूर्ण प्रहसन तो अनेक प्रकार के ये अपनी पत्रिका में बराबर निकालते रहे। सच पूछिए तो आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी। यहाँ पर आनंद कादम्बिनी पत्रिका क्यों प्रकाशित की गई, उसका प्रकाशन क्यों जरूरी रहा? क्योंकि प्रेमघन के अंदर जो भी विचार आ रहे थे, भाव आ रहे थे, उसको प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने आनंद कादम्बिनी नाम का पत्र निकालना शुरू कर दिया। और जब पत्र निकलना शुरू किया तो और भी लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करने लगे। लिखते हैं कि और लोगों के लेख उसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। और देखिए ज्यादातर लेख किसके रहते थे? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के। बहुत चुनिंदे लोग ही इस पत्र पत्रिका में अपने लेख को भेज पाते थे या फिर रचना को भेज पाते थे। लिखते हैं कि इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था। एक चीज आप देख रहे हैं कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और भारतेंदु मित्र तो हैं, लेकिन सच्चे किस्म के मित्र हैं जो एक दूसरे से शिकायत भी कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। आजकल आप किसी को सलाह देते हैं तो मित्रता टूटने की संभावना ज्यादा होती है अगर आप कोई दोष या कमी बता दी। लेकिन वो उस समय देखिए आप कि भारतेंदु जी ने भी कहा। इसके पहले हमने ऊपर में देखा कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने कहा कि अगर भारतेंदु अपने उतावलेपन को छोड़कर अपनी रचनाओं को थोड़ा परिष्कार और परिमार्जित करें तो और बेहतर हो सकता है। यहाँ पर भारतेंदु ने उनको एक सलाह दी कि आनंद कादम्बिनी आप निकाल रहे हैं तो केवल अपने ही लेखों को मत उसमें रखिए और लोगों को लिखिए। लिखते हैं कि कहा था कि जनाब यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर समय हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है कि जिसमें अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है। और यह भी जरूरत नहीं कि सब एक तरह के लिखाड़ हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप तार सप्तक से जोड़िए इसको। राहों का अन्वेषी के रूप में तार सप्तक के कवियों को जाना जाता है, राहों के अन्वेषी, और प्रयोगवादी कवियों के रूप में भी उनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा कि आनंद कादम्बिनी में आप कोई किताब नहीं उसको बनाए, आप अलग अलग लोगों को उसमें जोड़िए। और ये जरूरी नहीं है कि सभी एक ही विचार और भाव से लिखने वाले लोग, अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। इस वाक्य को जरूर आप ध्यान में रखिए। ये जो हिंदी साहित्य में आप देखेंगे प्रयोग, ये अचानक नहीं शुरू हुआ है, बल्कि इसकी एक परंपरा रही है। अगर आप लोगों ने पीएचडी का टॉपिक ढूंढना शुरू किया होगा या चाहते हैं तो आप इस प्रयोग को ध्यान में रखते भी एक सिनॉप्सिस बना सकते हैं, थीसिस तैयार कर सकते हैं कि किस कालखंड में कब कब हिंदी साहित्य में प्रयोग करने पर लेखकों ने जोर दिया है। आप उसको कालखंड वाइज कर सकते हैं। तो देखिए भारतेंदु जी की बात आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगी कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को उन्होंने कौन सी सलाह दी थी। आगे लिखते हैं कि अपनी पत्रिका में किस शैली की भाषा लेकर चौधरी साहब मैदान में आए, इसे दिखाने के लिए हम उसके प्रारंभ काल के संवत 1938 की एक संख्या से कुछ अंश नीचे देते हैं। और इन्होंने एक टॉपिक उठाया जिसका नाम है परिपूर्ण पावस। लिखा है कि जैसे किसी देशाधीश के प्राप्त होने से देश का रंग ढंग बदल जाता है, तद्रुप पावस के आगमन से इस सारे संसार ने भी दूसरा रंग पकड़ा। भूमि हरी भरी होकर नाना प्रकार की घासों से सुशोभित भई, मानो मारे मोद के रोमांच की अवस्था को प्राप्त भई। सुंदर हरित पत्रावलियों से भरित तरुंगनों की
सुहावनी लताएं लिपट लिपट मानो मुग्ध मयंक मुखियों को अपने प्रियतमों के अनुराग आलिंगन की विधि बतलाती। इससे युक्त पर्वतों के श्रृंगों के नीचे सुंदरी दरी समूह के स्वच्छ श्वेत जल प्रवाह ने मानो पारा की धारा और बिल्लौर की धार को तुक्ष कर युगल पार्श्व की हरी भरी भूमि के की जो मारे हरेपन के श्यामता की झलक दे अलग की शोभा लाई। तो जैसे इस पैराग्राफ को पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। कारण ये है कि ये सभी गद्य आरंभिक काल में, शुरुआत में लिख दिया गया कि प्रारंभ में, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में बताया भी कि पेचीले मजमून बांधने में माहिर है और कलम की कारीगरी दिखाने समझने वाले लेखक थे। उनको लगता था कि वो जो लिख रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और लंबे लंबे वाक्य भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस कठिनाई के बारे में ऊपर शुक्ल जी ने बता भी दिया था, हमने भी आपको उसके तरफ अलर्ट किया था। और देखिए अनुप्रास कई जगहों पर आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं माने मानो मारे मोद, ठीक है ना, लिपट लिपट, इस तरीके से बहुत सारे अनुप्रासमयी युक्त आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे लिखते हैं कि बीचों बीच मांग सी काढ़ मन मांग लिया और पत्थर की चट्टानों चुंबुल अर्थात हंसराज की जटाओं का फैलना बिखरी हुई लटों के लावण्य का लाना है। तो यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की जो गद्य शैली रही उससे आप परिचित हो गए होंगे। आगे बात करते हैं, लिखते हैं कि कादम्बिनी में समाचार तक कभी कभी बड़ी रंगीन भाषा में लिखे जाते थे। संवत 1942 की एक संख्या का एक स्थानिक संवाद देखिए। दिव्य देवी श्री महारानी बड़हर लाख झंझट झेल और चीरकाल पर्यंत बड़े बड़े उद्योग और मेल से दुख के दिन सकेल अचल कोर्ट का पहाड़ ढकेल फिर गद्दी पर बैठ गए। ये वाक्य देखिए कितना बड़ा है। ईश्वर का भी क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेल पेल और कभी उसी पर सुख की कुलेल है। यानी आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं काव्यात्मकता इसमें दिखाई पड़ रही है। और ऊपर बताया भी गया है कि काव्योचित मर्म दिखाई पड़ता है इनके गद्य में भी। यानी कि ये दौर है जब हमारा साहित्य पद्य और गद्य दोनों के संक्रमण काल से गुजर रहा था। आगे लिखते हैं कि पीछे जो उनका साप्ताहिक पत्र नागरी नीरद निकला उसके शीर्षक भी वर्षा के खासे रूपक हुए, जैसे संपादकीय समंती समीर, प्रेरित कलापिक कलरव, हास्य हरितांकुर, वृत्तांत बकुला कावली, काव्यामृत वर्षा, विज्ञापन वीर बहुटिया, नियम निर्घोष। यहाँ पर जरूर इस पैराग्राफ को आप ध्यान में रखिए कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने जहां आनंद कादम्बिनी नाम से पत्र निकाला, वहीं उनका एक साप्ताहिक पत्र था जिसका नाम था नागरी नीरद, और उसके शीर्षक भी बड़े इंटरेस्टिंग ढंग के थे, जिसमें ज्यादातर वर्षा ऋतु से जुड़ाव था। ऊपर हमने जिस पैराग्राफ की बात की है, ठीक है, परिपूर्ण पावस, उसका भी संबंध आप देखेंगे कि कहीं न कहीं वर्षा ऋतु से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से वर्षा ऋतु से जुड़े हुए शीर्षक यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। शीर्षकों को आप देखिए, कठिन भी है पढ़ने में, अचानक आपको दे दिया जाएगा तो शायद लड़खड़ाना शुरू कर देंगे। खैर, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। आगे लिखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ पर। लिखते हैं कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। ये वाक्य आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि किसका कथन है कि समालोचना यानी आलोचना, समीक्षा का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है। उधर बताया गया था कि प्रताप नारायण मिश्र और भट्ट एडिशन और स्टील है, लेकिन जब समालोचना की बात की जा रही है, उसके सूत्रपात की बात की जा रही है, तो भट्ट जी और चौधरी साहब का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ले रहे हैं। लिखते हैं कि समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके गुण दोष के विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। यहां पर देखिए, इसको समालोचना क्यों कहा गया। आलोचना का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज, आलोचना में वैसे देखेंगे लोचन शब्द से बना हुआ है। लोचन मतलब आंख, आंख मतलब दृष्टि। किसी भी चीज को देखने का जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो एक तरीके से आलोचना
से जुड़ा हुआ है और आ का मतलब है कि चारों तरफ से देखना, यानी कि आप किसी भी चीज को देखते हैं चारों तरफ से तो उसका आप मूल्यांकन करते हैं। लेकिन आलोचना की जगह पर इन लोगों ने समालोचना शब्द का प्रयोग किया। पहले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा था सच्ची समालोचना, समालोचना भी हो तो सच्ची हो। तो यहां पर बताया गया कि जो समालोचना है वो गुण दोष के विस्तृत निरूपण पर आधारित होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी की खाली प्रशंसा की जाए और किसी में केवल दोष निकाला जाए, बल्कि समन्वय स्थापित करते हुए गुण और दोष का निरूपण किया जाए। इसकी शुरुआत बालकृष्ण भट्ट और चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन ने किया हुआ था। आगे लिखते हैं कि बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बिनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बंग विजेता का अनुवाद किसने किया? बाबू गदाधर सिंह ने। और उसकी समालोचना छपी आनंद कादम्बिनी में कुल 5 पेजों में। और जो आगे महत्वपूर्ण है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बिनी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। ये बड़ी बात है। इसके पहले संयोगिता स्वयंवर की समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बिनी में विस्तृत और कठोर, यहां पर ध्यान में रखना है, विस्तृत और कठोर समालोचना की। और कितने पेजों में की? 21 पेजों में। तो इसका मतलब है कि अच्छे खासे तरीके से उसको पढ़े होंगे, फिर उसकी आलोचना किए होंगे। उसका कुछ अंश यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया जा रहा है। लिखते हैं कि यद्यपि इस पुस्तक की समालोचना करने के पूर्व इसके समालोचकों की समालोचनाओं की समालोचना करने की आवश्यकता जान पड़ती है, क्योंकि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहां तक खुशामद और चापलूसी का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। देखिए कितनी ईमानदारी से यहाँ पर बातें कही गई हैं कि संयोगिता स्वयंवर की आलोचना पहले भी की जा चुकी थी, यानी कि जिन लोगों ने किया है, क्या उसकी समालोचना कैसे किया है, गुण दोष का निरूपण कैसे किया है, उसको भी देखना जरूरी जान पड़ता है। और कहा गया कि जब हम इस नाटक की समालोचना अपने बहुतेरे सहयोगी और मित्रों को करते देखते हैं तो अपनी ओर से जहां तक खुशामद यानी प्रशंसा और चापलूसी, इन दोनों शब्दों को देखिए। ये दोनों शब्द वर्तमान समय में काफी प्रचलित भी हैं कि कैसे कोई खुशामद करता है, कैसे कोई चापलूसी करता है, का कोई दर्जा पाते हैं, शेष छोड़ते नहीं दिखाते। आगे लिखते हैं कि नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए। यहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़े से जो कथन है या फिर वाक्य विन्यास है समझने लायक है, और जब समझने लायक है तो परीक्षाओं में भी आने लायक है, में भी आ सकते हैं। यहाँ पर एक कथन आ सकता है कि नाट्य रचना के बहुतेरे दोष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं। यहाँ पर उस आलोचक का नाम नहीं दिया गया, बल्कि पत्रिका का नाम सीधे सीधे दे दिया गया है। तो हिंदी प्रदीप ने दिखलाए हैं, इसका मतलब कि बालकृष्ण भट्ट ने दिखलाए हैं। आगे लिखते हैं कि अतएव उसमें हम विस्तार नहीं देते, हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो प्रधान और विशेष हैं। तो जानना चाहिए कि यदि यह संयोगिता स्वयंवर पर नाटक लिखा गया तो इसमें कोई दृश्य स्वयंवर का न रखना मानो इस कविता का नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। ये तो वही बात हुई कि गुलाब जामुन खाते हैं और उसमें गुलाब होता ही नहीं है। आप लोगों ने खाया भी होगा और महसूस भी किया होगा। यहाँ पर कहा गया कि संयोगिता स्वयंवर तो नाटक का शीर्षक है, लेकिन इसमें स्वयंवर ही नहीं हुआ है। ये आप लोग हो सकता है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझे होंगे, जाने होंगे। रचनाकार कौन है, किस विधा में है, कब प्रकाशित हुआ, ये सारी चीजें आप जानेंगे। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए और कोई इसी तरीके से बैठा हुआ व्यक्ति है और संयोगिता स्वयंवर की बात आप करने लगे, तो बस इतना पूछ देगा कि संयोगिता स्वयंवर में स्वयंवर हुआ है। तो आप अगर नहीं पढ़कर गए हैं तो बोलेंगे कि जी बिल्कुल हुआ है, और पढ़कर गए हैं तो बोलेंगे कि नहीं, केवल शीर्षक दिया गया है, उसमें स्वयंवर का कहीं वर्णन नहीं किया गया है। और जिसको कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन कमजोरी मान रहे हैं, कह रहे हैं कि नाश कर डालना है, क्योंकि यही इसमें वर्णनीय विषय है। आगे लिखते हैं कि नाटक के प्रबंध का कुछ कहना ही नहीं। एक गंवार भी जानता होगा कि स्थान परिवर्तन के कारण
गर्भांग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थान के बदलने पर में पर्दा बदल जाता है और इसी पर्दे को बदलने को दूसरा गर्भांक मानते हैं। सो आपने एक ही गर्भांक में 3 स्थान बदल डाले। ये मूल्यांकन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का, जो कि लाला श्रीनिवास दास के नाटक संगीता स्वयंवर की आलोचना की। अलग अलग पक्षों से वो देख रहे हैं। आगे लिखते हैं कि गर्जे की इस सफ़े की कुल स्पीचें मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई। पहले तो मैं यह पूछता हूं कि विवाह में मुद्रिका परिवर्तन की रीति इस देश की नहीं बल्कि यूरोप की है। मैंने माना कि आप शकुंतला को दुष्यंत के मुद्रिका देने का प्रमाण देंगे, पर वो तो परिवर्तन न था, किंतु महाराज ने अपना स्मारक चिन्ह दिया था। तो देखिए यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ऐसा लग रहा है कि संस्कृत अंग्रेजी के भी विद्वान है, जानकार है। उनको पता है कि किस रचना में कौन सी विषय वस्तु बनाई गई है और कौन कहाँ से तथ्यों को लिया हुआ है। वो कहते हैं कि ठीक है, आपने जो भी भाषण लिया है मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया है, और जो यहाँ पर मुद्रिका परिवर्तन की बात की गई है, वो मुद्रिका परिवर्तन हमारी संस्कृति नहीं रही है, हाँ ये यूरोप की रही है। अगर आप मतलब जो लाला श्रीनिवास दास हैं या फिर हिंदी प्रदीप में आलोचना की गई है, दोनों को एक ही तीर से निशाना यहाँ पर लगाया जा रहा है कि अगर आप लोग तर्क देंगे तो दे सकते हैं कि शकुंतला को दुष्यंत की मुद्रिका का जो है कि उन्होंने अंगूठी दी थी कि आप दिखाएंगे तो हम आपको याद कर लेंगे, लेकिन वो स्मारक के रूप में था, परिवर्तन नहीं था। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में अच्छे से जान लिया होगा, समझ लिया होगा। आपको अच्छा भी लगा होगा कि जो भारतेंदु युग के ये 4 स्तंभ रहे, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनको हमने अच्छे से समझाया और आप समझने में सफल रहे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ही लोगों की वजह से ये चैनल आज प्रगति पर है और इस प्रगति में आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लीजिए, और करने के साथ दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए इसके प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान जरूर दीजिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।